जय जोहार दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा पीएससी कोचिंग सेंटर जांजगीर में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था और उसके अंतर्गत हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, पूरा है ना। इस लास्ट टॉपिक का जो हमारा पढ़ना है जिसको अपने को लास्ट टॉपिक में, वो क्या है? मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, है ना। इसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे क्या होता है मनी मार्केट एंड क्या कैपिटल मार्केट, है ना। अर्थव्यवस्था में ये भी एक टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा जाता है इसको। वैसे मैं पूरा प्लेलिस्ट में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, एक लास्ट टॉपिक ये बचा है जिसको बोला जा रहा है मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। अब ये होता क्या है? मार्केट बोला जा रहा है इसको, तो मनी मार्केट पैसा का मार्केट है, एक को बोल दिया जा रहा है मुद्रा और दूसरे को क्या बोल दिया जा रहा है? पूंजी, है ना। अब ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले मुद्रा बाजार या मनी मार्केट, है ना। मुद्रा बाजार और मनी मार्केट होता क्या है? तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? सिंपल सी बात है कि मनी मार्केट होता क्या है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं और साथ में इसका उपकरण कौन कौन सा होता है ना। इतने को अपने को पढ़ना है। क्या क्या? पहला क्या है, दूसरा सहभागिता और थर्ड वन क्या, इसके उपकरण। समझ में आएगा आप लोग को, डोंट वरी। सबसे पहले देखते हैं कि मनी मार्केट होता क्या है, किसको बोला जाता है, मनी मार्केट क्या है। तो याद रखिएगा, मनी मार्केट क्या है? एक ऐसा स्थान जहां कम अवधि मीन्स क्या? 365 डेज से तक, या उसको तक बोलो 365 तक। तो जहां कम अवधि के लिए ऋण लेन देन तो देखो ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा हूं, क्या बोला जा रहा है? ये एक स्थान होता है, एक प्लेस होता है जहां पर क्या होता है? कम अवधि के लिए ऋण लेन देन की प्रक्रिया संपन्न होती है। बात समझ में आ रहा है? ऋण लेना और देने, जैसे हम लोग को चाहिए होता है तो ऋण क्या करते हैं? सामान्यतः देखेंगे तो अपने फ्रेंड से ले लेते हैं, या फिर बैंक में जाकर लेते हैं, या फिर क्या किसी साहूकार से ले लेते हैं, है ना। नॉर्मल अगर आम जनता में देखा जाए तो ऐसे ऋण लेन देन की प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन वृहद स्तर पर देखा जाए तो एक ऐसा स्थान होता है जहां पर क्या होता है? 365 दिन तक या उससे कम अवधि के लिए, है ना, 365 दिन तक या उससे कम अवधि के लिए यदि किसी को ऋण चाहिए होता है तो उस ऋण लेन देन की प्रक्रिया संपन्न कहाँ होती है? तो मनी मार्केट में होती है। मनी मार्केट एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ऋण लिया जाता है और दिया जाता है, ठीक है। तो एक स्थान है जहां पर क्या होता है? ऋण लेन देन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और ये ऋण लेन देन, जो ऋण दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, ये कितने दिनों तक के लिए होता है? तो 1 ईयर, 365 दिन के लिए होता है, या फिर उससे कम के लिए होगा, उससे अधिक के लिए नहीं। याद रखिएगा, ठीक है। कौन लेता है, कौन देता है, सब की बात अभी करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 365 दिन तक या उससे कम अवधि के लिए ऋण लेन देन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसी स्थान को क्या बोल देते हैं? मनी मार्केट। अब मैं क्या बोला? ऋण लेना देना है, यहाँ काम क्या हो रहा है? ऋण। तो यदि ये ऋण लिया जाए, इस ऋण की परिपक्वता की अवधि मीन्स क्या? कितने दिन के लिए लिया जा रहा है? तो परिपक्वता की अवधि के आधार पर इसको अलग अलग नाम दिया जाता है ऋण को। यदि परिपक्वता की अवधि 1 डे के लिए हो, 24 आवर, है ना, 1 डे या फिर 24 आवर के लिए, यदि ये कितना हो तो 1 डे से 14 डे तक के लिए हो, 14 दिनों तक, या फिर क्या हो
14 दिनों से ऊपर 365 दिनों तक के लिए हो। बात समझना इसको, 365 दिनों तक। तो यहाँ में 1 डे से ऊपर और 14 दिनों तक, और यहाँ क्या 14 दिनों से ऊपर 365 दिन तक। चलिए ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऋण लेन देन की प्रक्रिया संपन्न होती है कम अवधि के लिए। तो यदि यह ऋण की परिपक्वता की अवधि मीन्स ऋण लिया जाए यदि एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए, तब इसको बोल दिया जाता है कॉल मनी। ऐसे ऋण को क्या बोला जाता है, कॉल मनी। ठीक है, बात समझ रहे हो। इसी प्रकार यदि ऋण की अवधि, परिपक्वता की अवधि कोई ले रहा है, वो 2 दिन के लिए ले रहा है, 4 दिन के लिए ले रहा है, या 10 दिन के लिए ले रहा है, या 13 दिन के लिए ले रहा है, या 14 दिन के लिए ले रहा है, मतलब 24 घंटे से ऊपर, एक दिन से ज़्यादा हो, 2 दिन से लेकर 14 दिन तक। ठीक है, तब उसको हम क्या बोल, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो 2 दिन से लेकर 14 दिन तक। ठीक है, तब उसको क्या बोल दिया जाता है, टर्म मनी। ये नाम है ना, याद रखिएगा, टर्म मनी। समझ में आ रहा है। एक को क्या बोला गया, कॉल मनी, दूसरे को क्या बोला गया, टर्म मनी, और तीसरे को क्या बोल दिया गया, नोटिस मनी। क्या बोल दिया गया, नोटिस मनी। तो याद रखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ये जो स्थान होता है मनी मार्केट, ये क्या होता है, ऐसा स्थान जहाँ पर कम अवधि के लिए ऋण लेन देन की प्रक्रिया संपन्न होती है। बात समझ में आया। दूसरा चीज मैं क्या बता रहा हूँ, अब कम अवधि के लिए लेना है, या एक 24 घंटे के लेना है, या एक दिन के लेना है, तब उसको क्या बोला जाता है, कॉल मनी। ठीक है, दूसरे को क्या बोला जाता है, यहाँ पर चेंज करिए, मैं थोड़ा सा उल्टा बता दिया। यह आपका कहलाएगा नोटिस मनी, और यह आपका कहलाता है टर्म मनी। तो यहाँ पर लिखिएगा आप नोटिस, यहाँ पर क्या लिखिए, टर्म। तो बात समझ में आ रहा है। एक दिन के लिए कॉल मनी, 2 दिन से लेकर 14 दिन तक के लिए क्या बोला जा रहा है, नोटिस मनी, और इसके लिए क्या बोला जा रहा है, टर्म मनी। ये नाम दिया गया है ऋण को। अगर आप एक दिन के लिए ऋण ले रहे हो यहाँ से, तब क्या बोला जाएगा, उसको क्या है, कॉल मनी। लेकिन आम जनता यहाँ ऋण नहीं लेती, इसकी बात मैं आगे करूंगा। तो बस इतना याद रखिए फिलहाल क्या है के अंतर्गत, एक ऐसा स्थान जहां पर कम अवधि के लिए या 365 दिनों तक के लिए ऋण लेन देन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसको क्या बोला जाता है, मनी मार्केट, मुद्रा बाजार कहा जाता है। जब यह ऋण के परिपक्वता की अवधि या ऋण एक दिन के लिए लिया जाए, या परिपक्वता की अवधि एक दिन की हो या 24 आवर की हो, तब इसको क्या बोल दिया जाता है, कॉल मनी। जब परिपक्वता की अवधि एक दिन से अधिक या 2 दिन से लेकर 14 दिनों तक के लिए हो, तब उसको क्या बोल दिया जाता है, नोटिस मनी। और जब यह अवधि 14 दिन से अधिक 365 दिनों तक के लिए हो, तब इसको क्या बोल दिया जाता है, टर्म मनी। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर याद रखिएगा, बोला जा रहा है इस पर नियंत्रण किसका होता है, मनी मार्केट पे। तो याद रखिएगा किसके कंट्रोल में कार्य करता है, इस पर नियंत्रण होता है आरबीआई का। किसका होता है, आरबीआई का। ठीक, अब यहाँ पर ऋण कौन लेता है और कौन देता है, इसकी बात हम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताया कि ये क्या है, मुद्रा बाजार। तो मुद्रा बाजार में पढ़ना आपने को क्या है, क्या है। तो क्या है के अंतर्गत मैं बता दिया कि ये क्या है, ऐसा स्थान जहाँ पर कम अवधि के लिए क्या होता है, ऋण लेन देन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कॉल मनी बोलते हैं, एक दिन के लिए लिया जाता है, 2 दिन से 14 दिन के लिए लिया जाता है, तब नोटिस मनी। और जब 14 दिन से अधिक 365 दिनों तक के लिए लिया जाता है, तब उसको हम क्या बोल देते हैं, टर्म मनी कह दिया जाता है। इज दैट क्लियर। चलिए अब बात आता है कि इस पर कंट्रोल किसका होता है। तो याद रखिएगा कंट्रोल में किसका बता दिया, आरबीआई का होता है। तो याद रखिएगा नियंत्रण किसका होता है, आरबीआई का। अब बात करते हैं इसमें सहभागी कौन कौन होते हैं, कौन कौन इसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो पार्टिसिपेट करेंगे वही ऋण लेने और देने का काम करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहला होता है इसमें आरबीआई। पार्टिसिपेशन कौन करता है, आरबीआई। उसके बाद होता है सभी वाणिज्यिक बैंक, सभी वाणिज्यिक बैंक। थर्ड होता है अन्य वित्तीय संस्थान, अन्य वित्तीय संस्थान। अन्य वित्तीय संस्थान में क्या है, इसमें सभी एनबीएफसी आ जाएंगे, सभी एनबीएफसी इसमें आ जाएंगे, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो जैसे बीमा कंपनी हो, वो सभी इसमें आएंगे अन्य वित्तीय संस्थानों में। ठीक है,
जैसे कि इसमें म्यूचुअल फंड, बीमा, ये सभी आ गए, या फिर इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस, समझ रहे हो बात को, इंश्योरेंस कंपनी, ये सभी इसमें आ जाएंगे, स्टॉक इत्यादि करके। और कौन शामिल होता है, तो उद्योगपति, और कौन शामिल होता है, तो आम निवेशक। तो उद्योगपति में ऐसे उद्योगपति शामिल होते हैं जिनका शुद्ध सालाना लाभ 4 करोड़ से अधिक होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इतने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन, आरबीआई, सभी वाणिज्यिक बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, उद्योगपति और क्या, आम निवेशक। अब इनमें से ना जिसको भी ऋण की आवश्यकता होती है, इनमें से जिसको भी ऋण की आवश्यकता होगी, चाहे वो उद्योगपति में आप कोई भी नाम ले लो, किसी भी कंपनी का नाम ले लो, उस कंपनी के ऑनर को उस कंपनी के लिए यदि पैसा चाहिए निवेश के लिए, ऋण के लिए, तो यहाँ से पैसा ले सकता है कम अवधि के लिए। इसी प्रकार किसी बैंक को चाहिए, चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, चाहे कोई सा भी बैंक हो, कम अवधि के लिए ऋण चाहिए तो यहाँ से पैसा ले सकता है। इसी प्रकार अन्य कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, या कोई क्या है, अन्य इंश्योरेंस कंपनी है, या अन्य कोई एनबीएफसी है, उनको पैसा अगर चाहिए तो वो यहाँ से ले सकता है। और लेगा किससे, तो इनमें से जिसके पास अधिक होगा वो क्या करेगा, दूसरे को पैसा दे देगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक बात अब याद रखिए, ये जो आम निवेशक होते हैं ना, आम निवेशक, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये जो आम निवेशक है ये यहाँ पर ऋण देने का काम करते हैं, ऋण देने का, ना कि ऋण प्राप्त करने का, ना कि ऋण लेने का। तो आपको इसको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये जो आम निवेशक होते हैं ना, ये ऋण प्राप्त नहीं कर सकते, यहाँ ये सिर्फ क्या करते हैं, ऋण देते हैं। कोई ऋण, किसी को अगर ऋण चाहिए तो ये क्या करता है, ऋण देते हैं। और जो आरबीआई है ना, आरबीआई के बारे में क्या बताया, आरबीआई इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। आरबीआई यहाँ से ऋण लेता है लेकिन अपने लिए नहीं लेता। यहाँ पर जो आरबीआई ऋण लेता है वो ऋण लेता है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। बात समझना मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रक्रिया क्या होती है ऋण लेने की, तो यहाँ पर जिसको भी ऋण लेना होता है ना, वो अपना क्या करता है, डॉक्यूमेंट जारी करता है, और जिसके पास भी अधिक होता है वो उस डॉक्यूमेंट को खरीद लेते हैं और बदले में उसको पैसा दे देते हैं। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इनमें से जिनको भी ऋण की आवश्यकता होती है वो अन्य से क्या करता है, ऋण प्राप्त करता है। जिनके पास अधिक पैसा होता है वो उनको क्या कर देते हैं, जिसको चाहिए होता है उसको ऋण दे देते हैं। आपको एक पॉइंट याद ये रखना है कि जो आम निवेशक होता है, ये आम निवेशक केवल ऋण देने का काम करते हैं, ना कि ऋण लेने का काम करते हैं। और आरबीआई यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से ऋण प्राप्त करता है, इस चीज़ को भी याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, चलिए ठीक। अब बात आया कि यहाँ पर मैं क्या क्या बोला कि मुद्रा बाजार क्या है। तो क्या है, मैम आपको बता दिया कि कम अवधि के लिए ऋण लेन देन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऋण को अवधि के आधार पे 3 प्रकार पे यहाँ बांट दिए हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी, ठीक, इतना समझ में आया। कंट्रोल किसका होता है, आरबीआई का होता है। उसके बाद में पार्टिसिपेट बताया कौन कौन होता है, आरबीआई होती है, समस्त वाणिज्यिक बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, उद्योगपति और साथ में क्या, आम निवेशक। उद्योगपतियों में भी ऐसे जिनकी कंपनी का शुद्ध सालाना लाभ 4 करोड़ से अधिक होता है वो यहाँ आते हैं, अन्य नहीं। और दूसरा क्या, आम निवेशक यहाँ पर केवल ऋण देने का काम करते हैं, ना कि ऋण लेने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो बताया, ये जो सहभागी है ना, तो मैं आपको क्या बताया, इतने लोग यहाँ पर सहभागी हैं। ये जितने लोग सहभागी हैं, इन सहभागियों में से जिनको भी ऋण प्राप्त करना होता है वो क्या करते हैं, अन्य से ऋण ले लेते हैं। अब आगे बात आता है कि यहाँ पर ऋण लेने और देने की प्रक्रिया होता कैसे है। तो ऋण लेन देन की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए कुछ उपकरणों का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऋण लेन देन की प्रक्रिया होगी तो वो होती कैसी है, तो उसके लिए कुछ उपकरणों का प्रयोग होता है यहाँ पर, इसी को आपको थोड़ा समझना है। तो उपकरण में यहाँ पर 3 उपकरण होते हैं। एक होता है आपका क्या, प्रतिभूति,
प्रतिभूति के रूप में बिल होता है। ठीक है, प्रतिभूति के रूप में क्या होता है? बिल होता है। दूसरा चीज यहां पास होता है आपका क्या? वाणिज्यिक पत्र, या इसको जमा प्रमाण पत्र लिखते हैं, जमा प्रमाण पत्र। और दूसरा क्या होता है? वाणिज्यिक पत्र। चलो, तो मैं क्या बोला? इन उपकरणों का इस्तेमाल करके ऋण लेन देन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पहला उपकरण क्या है? प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। किस रूप में होता है? बिल के रूप में। ठीक है, यहाँ बिल, बॉन्ड भी आएगा, बॉन्ड को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है? बिल के रूप में प्रतिभूति। दूसरा क्या? जमा प्रमाण पत्र। और तीसरा क्या? वाणिज्यिक पत्र। अब इन तीनों को समझते हैं हम लोग क्या होता है। देखो, अब बात आता है प्रतिभूति की या बिल की, है ना? बिल प्रतिभूति के रूप में पहला क्या रहा? बिल। अब बिल क्या है? यहाँ पर बिल का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो जब सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है, किसको? सरकार को। ठीक है, जब सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है अपने तत्कालिक खर्चे के लिए, तो ये बिल जारी करता है। तो सरकार को क्या करता है? सरकार इसको जारी करती है। सरकार इसको क्या करेगी? जारी करेगी। और सरकार की ओर से इसे खरीदने और बेचने का कार्य, खरीदने और बेचने का कार्य कौन करता है? बेचने का कार्य इसको कौन करता है? आरबीआई। इसलिए मैं बोला था आरबीआई ऋण प्राप्त करता है, लेकिन किसके लिए? सरकार के लिए। तो जब सरकार को अपने तत्कालिक खर्चे के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, सरकार को अपने तत्कालिक खर्चे के लिए, तत्कालिक खर्चे के लिए, है ना, ऋण की आवश्यकता होती है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा अपने से लाइन पे, है ना, आवश्यकता होती है। होती है तब सरकार क्या करती है? बिल जारी करती है। बात समझ में आ रहा है? तो सरकार को जब अपने तात्कालिक खर्चों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, तब सरकार क्या कार्य करता है? बिल जारी करता है। और इस बिल को खरीदने और बेचने का कार्य कौन करता है? आरबीआई। तो यहाँ पर फिलहाल क्या करेगा? आरबीआई बेचने का कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि सरकार को क्या चाहिए? ऋण चाहिए। ठीक, तो आरबीआई यहाँ पर इसको क्या करेगी? बेचने का कार्य करेगा। ठीक है, अब ये होता क्या है बिल? थोड़ा सा समझें। बिल क्या होता है? तो ये जो बिल है, ये सरकार का एक वादा पत्र होता है। वादा पत्र होता है जिसमें एक मूल्य अंकित होता है, मूल्य अंकित होता है, जिसे हम लोग फेस वैल्यू बोल देते हैं। क्या बोल दिया जाता है? फेस वैल्यू। इसको सिंपल सा है समझो, स्टाम्प पेपर जैसा कुछ होता है। आपने स्टाम्प पेपर देखा होगा, स्टाम्प पेपर में लिखा होता है 10 का स्टाम्प पेपर, 50 का स्टाम्प पेपर, 100 का स्टाम्प पेपर, ऐसा लिखा होता है। इसी प्रकार से क्या है, वैसे ही कुछ ये पेपर होता है जिसको क्या बोला जा रहा है? सरकार का वादा पत्र। मतलब वो जो भी खरीदेगा आरबीआई से, उसको आरबीआई कभी न कभी, या जो परिपक्वता की अवधि होगी उस अवधि के बाद पूरा आरबीआई वापस ले लेगी। ठीक है, तो खरीदने के समय मान लो 500 का वो वादा बिल है, तो हम 500 रुपये देंगे और वो ले लेंगे। और फिर से आरबीआई जब उसका ख़त्म हो जाएगा, जितने दिन का डील रहेगा कि भाई मैं 1 महीने के लिए खरीद रहा हूँ, तो 1 महीने के बाद फिर से आरबीआई उसको खरीद लेगा और हमको 500 रुपये दे देगा। तो सरकार का एक वादा पत्र होता है जिसको क्या करती है? सरकार जारी करती है। और सरकार की तरफ से इसे बेचने का काम कौन करता है? आरबीआई करती है। बात समझ रहे हो? इसमें फेस वैल्यू अंकित होता है, एक मूल्य अंकित होता है जिसको फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे कोई भी स्टाम्प पेपर देखोगे उसमें लिखा रहेगा 50 रुपया, मतलब वो 50 रुपये का क्या है? स्टाम्प पेपर है, उसका मूल्य क्या है? 50 रुपीज़। उसी को बोला जा रहा है फेस वैल्यू। वही क्या है? फेस वैल्यू। जो उसका मूल्य अंकित होता है उसको फेस वैल्यू बोल देते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ पर मान लो सरकार को 10,000 रुपये चाहिए ऋण, मान लो जस्ट एग्जाम्पल, कितना चाहिए? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये चाहिए, तो सरकार ने क्या किया?
जारी किया बिल, एक बिल जो है, एक बिल वो 500 रुपीज़ का है। कितने का है? 500 रुपीज़ का। तो सरकार को कितना बिल जारी करना पड़ेगा? तो 500 रुपीज़ के कुल 20 बिल जारी करेगी। तो एक 20 बिल का कीमत कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज़। ठीक है। तो सरकार को यदि 10,000 रुपये चाहिए तत्कालिक खर्चे के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं 10,000 बोल रहा हूँ, ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है सरकार के स्तर पे। तो यदि सरकार को 10,000 रुपये चाहिए तो चाहे तो 500 रुपये का जारी कर सकती है, चाहे तो 100 रुपये का जारी कर सकती है, चाहे तो 1,000 रुपये का भी जारी कर सकती है बिल, वो उसके ऊपर है। तो हम लोग मान लिए कि 500 रुपये का बिल जारी कर रही है। तो 500 रुपये का एक बिल है तो कुल कितना बिल जारी करेंगे? 20 बिल। तो ये 20 बिल जो होगा वो 10,000 का हो जाएगा। अब इस 20 बिल को क्या किया जाएगा? आरबीआई के द्वारा बेचा जाएगा। आरबीआई के द्वारा बेचा जाएगा और आरबीआई इसको क्या खरीदेगी? आरबीआई जिसको भी बेचेगी उससे पैसा प्राप्त हो जाएगा और वो पैसा आरबीआई किसको दे देगी? सरकार को। तो याद रखिएगा, सरकार की ओर से इसको खरीदने और बेचने का काम कौन करता है? आरबीआई करती है। और आरबीआई इसको ये जो बेचती है 2 प्रकार से बेचती है। बेचने का कार्य 2 प्रकार से करती है। एक तो बेचती है ब्याज पर और दूसरा बेचती है छूट पर। बात समझिएगा। इसको ना लिखने के लिए मैं बता दूंगा, बोल दूंगा, वैसा लिख लीजिएगा एक बार, बाकी अभी समझो क्या होता है। मैं क्या बोला? बेचने का कार्य करती है आरबीआई। तो आरबीआई इसको बेचने का कार्य करती है। तो आरबीआई 2 प्रकार से बेचती है, या तो ब्याज पर बेचेगी या फिर छूट पर बेचेगी। अब समझो ब्याज और छूट क्या है। देखो, यदि मान लो एक बिल ब्याज पर क्या बेचा जाता है? जब आरबीआई उसको फेस वैल्यू पर बेचती है, मतलब जितना लिखा है स्टाम्प पेपर में 500 अगर लिखा है तो 500 रुपये में बेच दी, है ना। तो मान लो मैं खरीद रहा हूँ। आम निवेशक वैसे खरीदता नहीं है, इसको याद रखिएगा, अभी बताऊंगा उस चीज़ को, लेकिन एग्जाम्पल पे बोल रहा हूँ कि आरबीआई ने मान लो जारी किया, क्या बिल जारी किया। अब एसबीआई को उसको खरीदना है। तो एसबीआई ने क्या किया? वो 500 रुपये का बिल था तो 500 रुपये में एसबीआई ने उसको खरीद लिया, फेस वैल्यू पर खरीद लिया। तो एसबीआई क्या करेगी? उसको फेस वैल्यू पर, मतलब 500 रुपये का एक बिल है तो 500 रुपये में खरीद लीजिए। तो एसबीआई ने 500 रुपये आरबीआई को दे दिया। अब इसमें अवधि लिखा रहेगा कि इतने दिनों बाद हम इसको वापस लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, या तो 91 डेज, 91, 182 या 365 डेज के लिए जारी होता है और ये बिल। ठीक है, अब बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आरबीआई ने यदि इसको बोला कि ठीक है मैं आपको इसको फेस वैल्यू पर खरीद रहा हूँ, फेस वैल्यू पर कितने दिनों के लिए? 91 दिन के लिए। मान लो अवधि 91 दिन है, तो 91 दिन के लिए यदि आरबीआई ने इसको खरीद लिया फेस वैल्यू पर, तो बदले में आरबीआई को क्या मिलेगा? तो बदले में आरबीआई को ब्याज देगी। आरबीआई क्या देगी? ब्याज देगी। उससे मेंशन रहेगा कि इतने % ब्याज पे हम खरीद रहे हैं, तो उतना % ब्याज उसको क्या मिलेगा? आरबीआई देगी। और जब मान लो 91 दिन के लिए है तो 91 दिन के बाद फिर क्या करेगी? आरबीआई इस बिल को, एसबीआई इस बिल को आरबीआई को दे देगी और आरबीआई उसको 500 रुपये अगेन वापस कर देगा। जैसे कि एग्जाम्पल 500 रुपीज़ इंटू 20, तो क्या हो गया? 10,000 का। तो 20 बिल को एसबीआई ने खरीद लिया, एसबीआई ने खरीदा और इसके बदले इसको क्या मिलेगा? एसबीआई को ब्याज मिलेगा। और एसबीआई ने इसको क्या दे दिया? आरबीआई को 10,000 रुपये दे दिया और ये 10,000 रुपये सरकार को दे दिया आरबीआई। अब मान लो ये कितने के लिए खरीदा गया? 91 दिन के लिए। तो 91 दिन के बाद क्या होगा? फिर से आरबीआई क्या करेगी? इस 20 बिल को एसबीआई से वापस ले लेगी और बदले में आरबीआई को क्या देगी? ये लो भाई अपना 10,000 रुपये। इसमें फ़ायदा क्या हुआ एसबीआई का? तो एसबीआई को बदले में क्या मिला? ब्याज। जो भी ब्याज की दर निर्धारित की गई होगी वो ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक, बात समझे। दूसरा एक और ऑप्शन हो सकता था क्या? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था जहां ब्याज नहीं मिलता, एसबीआई को ब्याज नहीं मिलता, तो वो क्या ऑप्शन था? इसको समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा, एक बिल की कीमत है 500 रुपये, ठीक। तो या तो ये 500 रुपया को 500 रुपया में ही बेचे, 500 में बेचे या छूट में बेचे। तो छूट में बेचे तो ये बोल देगा 480 रुपये। ठीक, अब इसी को समझिएगा थोड़ा सा, यही चीज़ मैं समझा रहा था वहाँ, लेकिन अब इसको यहाँ बता। अगर 500 में बेच रहा है मतलब ये फेस वैल्यू पर बेच रहे हैं, फेस वैल्यू पर बेच रहा है। और फेस वैल्यू पे बेच रहा है तो खरीदार को क्या मिल रहा है? खरीदार को क्या मिल रहा है? लाभ के रूप में। लाभ इसका क्या हो रहा है खरीदार का? तो ब्याज। क्या मिल रहा है उसको? ब्याज मिल रहा है।
लेकिन दूसरी ओर बेचने का एक और तरीका है कि क्या छूट में बेचे। मतलब ये 500 रुपये का जो बिल है उसको कितने में बेचे, 480 में। मतलब SBI जब इसको खरीदेगी तो 480 में SBI खरीदेगी, ठीक है, खरीदेगी। दूसरी ओर जब ये वापस देगा SBI RBI को, मान लो 91 दिन के लिए खरीदा है तो 91 दिन बाद जब वापस देगा तो फेस वैल्यू में खरीदा जाएगा। मीन्स इसमें वैल्यू क्या की था 500, तो वापसी के समय RBI SBI को 500 रुपीज़ प्रदान करेगा। तो यहाँ पर लाभ क्या हुआ, तो लाभ हुआ ये छूट की राशि। मतलब छूट की राशि यहाँ पर कितनी आ रही है, 20 रुपये। ये 20 रुपये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक तो उसको बेचा जाता है छूट में और दूसरा बेचा जाता है किसमें, फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू पर बेचा जाता है तो लाभ के रूप में खरीदार को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। छूट पर बेचा जाता है तो लाभ के रूप में खरीदार को क्या मिलता है, जो छूट की राशि होती है वो प्राप्त होता है। तो मान लो RBI SBI को बेची और प्रत्येक इसमें क्या हो रहा है, 20 रुपये छूट मिल रहा है, तो 20 और 10 का है तो 200 रुपये उसको क्या मिलेगा, ब्याज में मिला, लेकिन 200 रुपये उसको छूट की राशि प्राप्त हो रही है। क्यों, क्योंकि जब खरीदा था तो उसको 580 में खरीदा था, 480 में खरीदा था, लेकिन जब वापस कर रहा है तो उसको 500 रुपया मिल रहा है उसके बदले। ठीक है, समझ में आ रहा है। 480 रुपया देकर SBI RBI को क्या किया, इस बिल को खरीद लिया, और जब वापस कर रहा है तब उसको बदले में कितना मिल रहा है, उसके बदले 500 रुपया मिल रहा है। ठीक है, अब इसी चीज़ को याद रखिएगा, जब इसको छूट में बेचा जाता है तब इसको बोल दिया जाता है ट्रेजरी बिल। क्या बोल दिया जाता है, ट्रेजरी बिल। और जब इससे बेचा जाता है तब इसको बोला जाता है आउटडेटेड बिल। आउटडेटेड बिल, तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ क्या, ब्याज पर बेचते हैं और दूसरा छूट पर। ठीक है, तो जब इसको ब्याज पर बेचा जाता है तब इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रेजरी बिल। तो ब्याज पर जब बेचा जा रहा है और दूसरा क्या बोला जा रहा है, छूट पर, तो ब्याज पर बेचा जा रहा है तब इसको बोला जा रहा है आउटडेटेड बिल। और जब छूट पर बेचा जा रहा है तब इसको क्या बोला जा रहा है, ट्रेजरी बिल। याद रखिएगा, ठीक है। तो कब ये देखो, बिल जो है वो जारी किया गया है किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। कब जारी किया गया है, जब सरकार को कम अवधि के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, और ये कम अवधि क्या है, 365 दिनों तक। उससे ज़्यादा के लिए चाहिए रहेगा तब वो दूसरा नाम आएगा, तब उसको बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, प्रतिभूति को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जब कम अवधि के लिए जारी होता है, 365 दिनों से कम के लिए, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, तब उसको बोल दिया जाता है बिल। और जब वो 365 दिन से अधिक के लिए जारी होता है तब उसको बोल दिया जाता है बॉन्ड। तो यहाँ पर हम क्या बोले, ऋण लेन देन की प्रक्रिया 365 दिनों से कम के लिए हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम इसको बिल बोल रहे हैं। अब बेचने का तरीका दो है, बॉन्ड को भी दो तरीके से बेचते हैं, इसको भी दो तरीके से बेच रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो ब्याज, यदि ब्याज में बेचा जाएगा तब वो कहलाएगा आउटडेटेड बिल, जब छूट में बेचा जाएगा तब वो कहलाएगा ट्रेजरी बिल। और इसकी परिपक्वता की अवधि क्या होती है, तो वो मैं बता दिया आपको, 91, 182 डेज और साथ में क्या 365 डेज तक। एक पॉइंट अब और याद रखिएगा इसमें, क्या कि इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को RBI किसको बेचती है, तो जितने अन्य सहभागी हैं ना इसमें, आम जनता के छोड़, आम निवेशक के छोड़। यहाँ पर मैं आपको बताया कि सहभागीदार इसमें कौन कौन होते हैं, तो मैं क्या बोला, यहाँ पर जो भागीदार होते हैं, कहा गया, ये आम निवेशक नहीं खरीद सकती गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आम निवेशक नहीं खरीद सकती। कौन खरीदते हैं, अन्य वाणिज्यिक बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान या अन्य जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वो खरीद सकते हैं, ना कि आम निवेशक। इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो समझ में आया क्या होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल। तो
बिल क्या होता है? जिसको सरकार कम अवधि के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए जारी करती है, वो क्या कहलाता है? वो प्रतिभूति ही है, लेकिन कम अवधि के लिए है तो उसको बिल बोला जा रहा है, अधिक अवधि के लिए होता है तो बॉन्ड बोला जाता है। और बेचने का तरीका दो है, एक तो ब्याज और दूसरा क्या? छूट। ब्याज पर बेचा जाएगा तो आउटडेटेड बिल कहलाएगा, छूट पर बेचा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? ट्रेजरी बिल कहलाएगा। खरीदार को यदि ब्याज पे बेचा जा रहा है, आउटडेटेड बिल के रूप में खरीद रहा है तो उसको ब्याज की राशि मिलेगी फायदे के रूप में, और यदि वो उसको क्या कर रहा है? ट्रेजरी बिल के रूप में खरीद रहा है तब उसको लाभ के रूप में छूट की राशि प्राप्त होती है। आम निवेशक इसको नहीं खरीद सकते। चलिए, इसी प्रकार ऋण की आवश्यकता होती है किसको? इसी प्रकार यदि ऋण चाहिए रहता है, तो इसी प्रकार ऋण यदि चाहिए रहता है किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों को, बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों को, ठीक है, या फिर क्या? इसी प्रकार जब ऋण चाहिए रहता है किसको? पूंजीपतियों को। ठीक है, तो ये क्या जारी करता है? ये जारी करता है क्या? ये जारी करता है आपका क्या? जमा प्रमाण पत्र। और ये क्या जारी करता है? तो ये जारी करता है क्या? वाणिज्यिक पत्र। है ना? और जिसके पास भी अधिक होगा वो क्या करेंगे? इसको खरीद लेंगे और बदले में उनको क्या मिलेगा? ब्याज। यहाँ छूट वाला प्रावधान नहीं है, ठीक है, इसको सिर्फ ब्याज में बेचा जाता है। तो याद रखिएगा, जब बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों को कम अवधि के लिए ऋण की आवश्यकता होती है तब वो क्या करते हैं? जमा प्रमाण पत्र जारी करके ऋण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये जारी करेगा तो अन्य बैंक खरीद लेंगे इससे, या पूंजीपति खरीद लेंगे, या आम निवेशक। यहाँ आम निवेशक खरीदता है इसको। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आम निवेशक नहीं खरीद सकते, बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर खरीदार कार होंगे अन्य बैंक या पूंजीपति या आम निवेशक। ये क्या खरीदेंगे? इससे खरीद लेंगे, या अन्य वित्तीय संस्थान भी, और इनको क्या मिल जाएगा? ऋण मिल जाएगा। और जब परिपक्वता की अवधि आएगी तो वापस कर देंगे, जमा प्रमाण पत्र को पुनः वापस ले लेंगे, और ऋण पैसा मिला था उसको, जिससे लिए थे उसको वापस कर देंगे। और जो खरीदार है उसको यहाँ पर क्या मिलता है? ब्याज की राशि मिलती है लाभ के रूप में। ठीक है, इतना थोड़ा सा याद रखिएगा। एक बात और है इसमें कि क्या ये जारी करते हैं तो इसका कोई चेक वेक करता है, या ब्याज की दर कैसे निर्धारित होती है? तो याद रखिएगा, ये जब भी जारी किया जाता है ना, तो जारी करने से पूर्व विभिन्न जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे मूडीज है, मूडीज, इसरा है, केयर है, फिच है ना, या फिर सिल है, ये सभी क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं? जारी होने से पहले इनके साख का निर्धारण करती है, और साख का निर्धारण करने के पश्चात उसके बाद ये जारी किया जाता है। तो जिसका शाख उच्च होता है उसके खरीदार ज़्यादा होते हैं, है ना, और जिसका शाख कम होता है उसके खरीदार कम होंगे। बात समझना, जिसका क्रेडिट अच्छा रहेगा तो अच्छा क्रेडिट है मतलब उसको लोगों का उस पर विश्वास रहेगा, और वो ऋण अगर चाहिए, उसको ऋण चाहिए रहेगा तो वो अपना अगर वाणिज्यिक पत्र या जमा प्रमाण पत्र मार्केट में लॉन्च करेगा, मनी मार्केट में, उसके खरीदार बहुत लोग रहेंगे, है ना। तो जिसकी क्रेडिट रेटिंग हाई रहती है उस पर ब्याज कम मिलता है, और जिसकी क्रेडिट रेटिंग लो होती है उस पर ब्याज ज़्यादा मिलता है। बात समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा याद रखिएगा मैं क्या क्या बताया यहाँ पर। मैं बताया यहाँ पर सबसे पहले अगर प्रतिभूति की बात करें तो मैं क्या बोला, जब सरकार को तत्कालिक खर्चों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है तब सरकार क्या करती है? बिल जारी करके क्या करती है? ऋण प्राप्त करती है। प्रतिभूति के रूप में बिल जारी करके ऋण प्राप्त करती है। सरकार की ओर से इसे खरीदने और बेचने का काम कौन करता है? आरबीआई करती है। ठीक है, समझ में आया? अब मैं क्या बोला, आरबीआई इस बिल को दो प्रकार से बेचती है। एक क्या बेचती है? ब्याज पर, और दूसरी क्या बेचती है? छूट पर। यदि ब्याज पर बेचती है तब इसे बोल दिया जाता है आउटडेटेड बिल, और लाभ के रूप में खरीदार को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। दूसरी ओर आरबीआई जब इसको छूट पर बेचती है, मतलब फेस वैल्यू से
कम पर बेचती है, छूट पर, तब इसको क्या बोल दिया जाता है, ट्रेजरी बिल बोल दिया जाता है। और तब खरीदार को क्या मिलती है, लाभ के रूप में छूट की राशि प्राप्त होती है। वर्तमान समय में यह बिल 91 डेज, 182 डेज और साथ में क्या बोला 65 डेज की वैलिडिटी के साथ जारी होती है। इस बिल को अन्य वाणिज्यिक बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान और पूंजी उद्योगपति ये खरीद सकते हैं, ना कि आम निवेशक। इतना आपको इसमें जानना है, ठीक है। ये इसके बारे में हो गया। इसके बाद इन दोनों को मैं बता दिया, सिंपल सी बात क्या कि इन दोनों को क्या करते हैं, ये डायरेक्ट ब्याज पर ही बेचते हैं, इनको ऋण की आवश्यकता होती है। तो यही है आपका क्या, मनी मार्केट, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा बात करते हैं कैपिटल मार्केट पर। कैपिटल मार्केट क्या है, तो कैपिटल मार्केट भी सेम है। क्या है, दूसरा क्या, सहभागी और उपकरण। तो यहां बस देखो क्या है, तो यह भी एक स्थान है जैसा वो स्थान था जहां पर लंबी अवधि के लिए, वहां पर मैं क्या बोला था, कम अवधि के लिए, यहाँ पर लंबी अवधि मीन्स 365 दिनों से अधिक के लिए ऋण लेन देन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऋण लेन देन की प्रक्रिया संपन्न होती है। बात समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ। वहाँ पर मैं क्या बोला था, कम अवधि के लिए 365 दिन तक या उससे कम के लिए ऋण लेन देन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर क्या होता है, 365 दिनों से अधिक के लिए ऋण लेन देन की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। बात समझ में आए। दूसरी बात, इसमें सहभागी कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पर सहभागी सेम कौन कौन, आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूट, उद्योगपति और साथ में क्या, आम निवेशक। वहां भी बताए थे यही चीज, ठीक है। वहां मैं एक पॉइंट और बताया था, क्या नियंत्रण किसका होता है, तो वहां पर मैं बताया था आरबीआई का नियंत्रण होता है। यहाँ पर ना आंशिक रूप से आरबीआई का नियंत्रण होता है। क्यों आंशिक रूप से, मैं बताऊंगा। उपकरण के रूप में हम यहाँ लिखते हैं क्या, प्रतिभूति के रूप में बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर बॉन्ड आया, प्रतिभूति ही है, सरकार ही जारी कर रही है सिक्योरिटी को, लेकिन यहाँ पर प्रतिभूति के रूप में हम क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड। बॉन्ड जारी होता है, ना कि बिल। क्यों, क्योंकि ये लंबी अवधि के लिए। यही तो सही कम अवधि का रहता, 365 दिनों से तक या उससे कम का रहता, तब मैं इसको बिल बोलता। लेकिन 365 दिनों से अधिक के हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड। दूसरा चीज़ क्या जारी होता है यहाँ पर, तो दूसरा चीज़ जारी होता है यहाँ पर, एक होता है ऋण पत्र, जिसको बोला जाता है क्या, डिवेंचर। और एक और जारी होता है जिसको बोला जाता है क्या, अंश पत्र, जिसको बोला जाता है शेयर। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, जब नियंत्रण की बात कर रहे हैं तो नियंत्रण में बोला जाए तो आरबीआई का आंशिक रूप से होता है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, याद रखिएगा। ये जो प्रतिभूति और ऋण पत्र की खरीदी बिक्री होगी ना, प्रतिभूति और ऋण पत्र, इन दोनों की खरीदी बिक्री पर आरबीआई का कंट्रोल होता है। और जबकि ये अंश पत्र की जो खरीदी बिक्री होती है ना, हाँ, ये अंश पत्र की जो खरीदी बिक्री होती है, ये होता है शेयर मार्केट में, और इस पर कंट्रोल होता है सेबी का। बात याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ, क्लियर हो रहा है। इसकी खरीदी बिक्री कहाँ होती है, शेयर मार्केट में, और इस पर कंट्रोल होता है सेबी का। तो मेजर अगर देखा जाए सेकेंडरी मार्केट में, सॉरी कैपिटल मार्केट में, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका होता है, अंश पत्र की खरीदी बिक्री होती है। और इसकी खरीदी बिक्री कहाँ होती है, शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट पर कंट्रोल किसका होता है, सेबी का, है ना। तो उसको हम लोग शेयर मार्केट करके पढ़ेंगे यहाँ से अलग, लेकिन फिलहाल यहाँ तक और कैपिटल मार्केट को। तो कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है, लेकिन उसको बोल दिया जाता है शेयर मार्केट अलग से, जिसमें सिर्फ इसकी बात होती है, अंश पत्र की, शेयर की, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि इन दोनों पर कंट्रोल किसका, आरबीआई का, और इस पर कंट्रोल किसका, सेबी का। इस पर कंट्रोल किसका है, सेबी का। इसलिए बोला जा रहा है जब कैपिटल मार्केट पर नियंत्रण की बात आती है तो आंशिक रूप से आरबीआई का। बात क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पर मैं क्या बोला
क्या है? तो वह स्थान जहाँ पर लंबी अवधि के लिए ऋण लेन देन की प्रक्रिया संपन्न होती है। बात क्लियर? ठीक। कंट्रोल किसका होता है? तो आंशिक रूप से इस पर आरबीआई का नियंत्रण होता है। लंबी अवधि मीन्स क्या? 365 दिनों से अधिक के लिए ऋण चाहिए। पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं? आरबीआई, कमर्शियल बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, उद्योगपति। सेम चीज, जिसकी क्या शुद्ध संपत्ति शुद्ध लाभ सालाना 4 करोड़ से अधिक हो वो, और साथ में क्या? आम निवेशक। यहाँ पर उपकरण क्या है? तो प्रतिभूति के रूप में बॉन्ड है। दूसरा क्या है? ऋण पत्र, जिसको डिवेंचर बोला जा रहा है ना, मैं लिख दूंगा इंग्लिश का भी। और अंश पत्र, जिसको क्या बोला जा रहा है? शेयर। चलिए ठीक। अब मैं क्या बोला, इन सहभागियों में से, इन उपरोक्त सहभागी में से जिनको ऋण की आवश्यकता होती है वह क्या करते हैं? अन्य सहभागियों के पास से, जिनके पास अधिक ऋण होता है, उनसे ऋण प्राप्त कर लेते हैं। सेम पॉइंट यहाँ भी लिखेंगे क्या? आम निवेशक यहाँ पर ऋण प्राप्त करने का कार्य नहीं करता, बल्कि क्या करता है? ऋण देने का काम करता है। बात क्लियर? ठीक। अब आता है क्या? उपकरण। तो उपकरण में मैं क्या बोला? पहला मैं क्या बोला? बॉन्ड। अब सेम चीज है, ये भी बॉन्ड की। अब देखो, इस बॉन्ड को आरबीआई की ओर से, सरकार की ओर से खरीदने और बेचने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। जैसे वहाँ मैं बताया, बिल को खरीदने और बेचने का काम सरकार नहीं आती। सरकार तो जारी कर बिल, लेकिन बेचने नहीं आएगी। सरकार की ओर से कोई मंत्री नहीं आता कि हम इसको बेच रहे हैं करके, याद रखिएगा। तो सरकार की ओर से इसको खरीदने बेचने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। अब सेम चीज क्या? आरबीआई इसको या तो किस पर बेचेगा? ब्याज पर बेचेगा, या फिर छूट पर बेचेगा। ब्याज पर बेचेगा या फिर छूट पर बेचेगा। ठीक है, मतलब जो फेस वैल्यू है या तो उसी पर बेच दे, तो फेस वैल्यू पर बेचेगा तो क्या होगा? वो ब्याज पर बेचा रहा है। या तो जो अंकित मूल्य है, फेस वैल्यू है, उससे कम पर बेचे तो कम पर बेचेगा, तो छूट पर बेचा रहा है। ठीक है, तो जब उसको क्या बेचा जाता है? छूट पर बेचा जाता है, तब उसको बोल दिया जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। याद रखिएगा, KUPON कूपन है। ठीक है, चलिए ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। तो क्या बोल रहा हूं मैं? जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड कब बोलेंगे? जब छूट पर बेचता है। इसी प्रकार जब ब्याज पर बेचा जाएगा तब इसको क्या बोलेंगे? गिल्ट एज बॉन्ड, या जी बॉन्ड इसको बोल देते हैं डायरेक्ट, या जी बॉन्ड। तो बात क्लियर हुआ कि कब सरकार की प्रतिभूति को बिल बोला जाता है और कब सरकार की प्रतिभूति को बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिल्ट एज बॉन्ड जब ब्याज पर बेचेगी, जीरो कूपन बॉन्ड जब छूट पर बेचेगी। बस क्लियर। अब दूसरा उपकरण क्या है यहाँ पर? एक हो जा रहा है क्या? डिवेंचर, जिसको मैं क्या बोला? और एक क्या हो गया? शेयर, ऋण पत्र। ठीक, अब इस दोनों को ना दोनों जारी करते हैं, ऋण पत्र और शेयर। मतलब जो बच गए अब आम निवेशक के अलावा, तो कौन कौन बच गए हैं? कमर्शियल बैंक, अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूट और उद्योगपति। इनको लंबी अवधि के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, तो ये क्या करते हैं? डिवेंचर जारी करते हैं या फिर अंशपत्र जारी करते हैं। जब डिवेंचर जारी करते हैं तो इसको किस पर बेचते हैं? इसके बदले में क्या करते हैं? ब्याज प्रदान करते हैं, ब्याज प्रदान करते हैं और ऋण प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम लोग शेयर को बेचते हैं, शेयर जारी करते हैं, जब डिवेंचर जारी होगा, अगर डिवेंचर जारी हुआ है, ये डिवेंचर अगर जारी हुआ है तो खरीदार को क्या मिलेगा? ये ब्याज प्रदान करेंगे। ठीक, और उनको क्या मिल जाएगा? ऋण मिल जाएगा। लेकिन जब अंशपत्र जारी करते हैं, शेयर जारी करते हैं, तो यहाँ पर ना ये जो है अब ये निवेश के रूप में होता है, ना कि ऋण के रूप में। ये किस रूप में हो जाता है? निवेश के रूप में, याद रखिएगा। और ये किस रूप में है? ऋण पत्र, ऋण के रूप में। तो यह निवेश के रूप में होता है और खरीदार को उस संबंधित कंपनी पर क्या हो जाता है? हिस्सेदारी प्राप्त होती है, ना कि वो ऋण होता है और ना ही उनको ब्याज मिलता है। तो ये ऋण है ही नहीं तो ब्याज भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाता है? उतने प्रतिशत की वो हिस्सेदार हो जाता है।
तो हिस्सेदारी प्राप्त हो जाती है संबंधित बैंक, कंपनी या एनबीएफसी अदर वित्तीय संस्थान में। जिसने भी जारी किया गया है शेयर को, अगर शेयर जारी किया है तो वो फिर ब्याज नहीं देते। जो पैसा मिलता है वो निवेश के रूप में होता है और उनको क्या मिलता है, लाभ की राशि प्राप्त होती है जिसने भी इस शेयर को खरीदा है। तो ये जो काम होता है ना, ये पूरा कंट्रोल होता है सेबी का, और सेबी के कंट्रोल में शेयर मार्केट में होता है। तो यदि अगर वो डिवेंचर जारी कर रहे हैं, ऋण पत्र जारी कर रहे हैं, तब कैपिटल मार्केट में होगा। इसके अंतर ये भी कैपिटल मार्केट ही है, लेकिन कैपिटल मार्केट के अंतर्गत फिर अलग से क्या आ जा रहा है, शेयर मार्केट आ जा रहा है, याद रखिएगा। तो आई होप आप लोग को ना ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का फंडा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, शेयर मार्केट के रूप में इसको पूरा पढ़ेंगे। ये शेयर मार्केट क्या है और यहाँ पर शेयर की खरीदी बिक्री कैसे होती है, कंपनी क्या क्या कैसे करता है। चलिए तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक शेयर मार्केट के साथ अगले वीडियो में, ठीक है।